नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली। पहले चरण के नामांकन के बाद अब प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। एक तरफ जहां बीजेपी के दिग्गज यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अगले 2-4 दिन में राजस्थान के दौरे होने हैं, तो वहीं लगातार 2 लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार कोई रणनीतिक चूक नहीं चाहती। लिहाजा खुद सोनिया गांधी ने फिर कमान पूरी तरह से अपने हाथों में संभाल ली है। 6 अप्रैल को जयपुर में मैनिफेस्टो को जारी करने के लिए जनसभा का आयोजन होगा, जिसमें पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। ये पहली बार होगा जब जनसभा के जरिए मैनिफेस्टो को जारी किया जाएगा। वही सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार का घोषणा पत्र गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दोनों ही पार्टियों ने अपना शंखनाद कर दिया है। अब रण क्षेत्र में किसकी रणनीति और किसका दांव चलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आज चर्चा इसी मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी भी हमारे साथ है। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही बिग फाइट लाइव में। प्रदीप जी, आपसे शुरुआत करते हैं। नॉमिनेशन को लेकर फर्स्ट फेज का वो तारीख भी निकल गई है, अब सेकंड फेज की नॉमिनेशन चल रहा है। दूसरी तरफ स्टार प्रचारक हैं जो अब जुट चुके हैं और कह सकते हैं कि शंखनाद यहां पर हो चुका है बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से। कांग्रेस की इसे लेकर राजस्थान के मद्देनजर क्या तैयारी है, किस तरह के दौरे रहेंगे और कितना अहम रहेगा 6 अप्रैल का दिन? देखिए श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार राजस्थान से राज्यसभा में हमारी जो पूर्व अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी जी, वो चुनी गई हैं। इसलिए निसंदेह बात सामने आती है कि वो अपने गृह राज्य जहाँ से वो संसद चुनी गई हैं वहाँ से इसकी शुभारंभ कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष अगर यहाँ से कैंपेन शुरू कर रही हैं तो सारा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर भी होगा और एक प्रदेश में एक नया क्रांति और संचार करने की पार्टी कोशिश करेगी। क्योंकि पिछले 2 चुनावों में हमारी कोई प्रगति अच्छी नहीं रही है, इसलिए लगता है कि राजस्थान को उन्होंने इस रूप में चुन करके एक अच्छा प्रयास किया है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि सोनिया गांधी का जो एफिलिएशन राजस्थान की राजनीति से रहेगा, कांग्रेस राजनीति से रहेगा, उसका लाभ निश्चित तौर पर हमारी राजनीतिक तंत्र को भी मिलेगा, पार्टी को भी मिलेगा और कार्यकर्ताओं को मनोबल भी ऊंचा होगा। तो मेरा मानना यह है कि सोनिया गांधी जी के इस साहसिक प्रयास से प्रदेश के साथ साथ देश में भी एक माहौल बनने की बात होगी। और मैं समझता हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व में हमारे वर्तमान अध्यक्ष खड़गे साहब भी यहाँ पर होंगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी भी होंगे और पार्टी का पूरा नेतृत्व यहाँ पे होगा। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा माहौल बनाने में एक सकारात्मक प्रयास होगा, जो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए। लेकिन प्रदीप जी, ऐसा पहली बार हो रहा है जब जनसभा के दौरान ही मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा, इस फैसले की वजह क्या? देखिए, सवाल वह है कि जैसी नीतियां होती हैं, राजनीति का तंत्र होता है, जैसा माहौल होता है उसमें उस तरह के परिवर्तन कर लिए जाते हैं। अब जिस तरह का माहौल है, अब उसके लिए एक सभा के माध्यम से अगर हम चुनाव घोषणा पत्र करते हैं तो वो भी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है। तो किसी सभा के माध्यम से लोगों की उपस्थिति में, लोगों की सहमति के साथ अगर हम घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ एक अच्छा प्रयास है, ताकि लोगों को उसमें ये फील हो कि वो उनके साथ मिलकर के किया गया प्रयास है। तो मैं समझता हूँ सामूहिक जिम्मेदारी को समझते हुए, लोगों का सामूहिक हिस्सेदारी को मानते हुए पार्टी इस प्रयास को, इस प्रयोग को कर रही है। तो मेरा मानना है कि ये नया प्रयोग है, लेकिन मैं समझता हूं लोग इसका स्वागत करेंगे और वो मानेंगे कि उनकी सहमति के साथ ही ये घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। एकलव्य जी, अब बीजेपी कांग्रेस दोनों की हम बात करें, दावे बहुत होते हैं, मुद्दे लेकर दोनों चलते, जनता के बीच पहुंचते हैं, लेकिन चुनाव की तारीख आते आते तक जो स्टार प्रचारक होते हैं, जो जनसभा को संबोधित करते हैं, जो जनसभाएं होती हैं, उसके बाद माहौल धीरे धीरे बदलता जाता है। कई बार तो स्थितियां एकदम उलट भी हो जाती हैं। कितना अहमियत ये जनसभाएं और ये स्टार प्रचारक की मौजूदगी रहेगी, क्योंकि दोनों ही तरफ से अब एक कार्यक्रम आने लगे हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस? देखिए श्वेता जी, मैं समझता हूँ कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अब चुनाव एकदम निकट हैं तो दोनों जोरों शोरों से अपनी जनसभाएं भी करेंगे, अपने कैंपेन को जोर देंगे। और जैसा कि अभी प्रदीप जी ने बताया कि राजस्थान को इसलिए चुना गया है कि एक बाकी भी जो इंडी अलायंस के पार्ट हैं ये लोग और जो दूसरी पार्टियों के साथ में मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक साथ मिलके अपना एक मैनिफेस्टो प्रेजेंट करेंगे जो कि जिसमें ज़्यादा बड़ा जन आधार हो। लेकिन यदि अगर ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान को चुनने का जो औचित्य है वो मुझे कुछ ज़्यादा इस विषय में ठीक नहीं लगा, क्योंकि राजस्थान में तो मात्र 2 सीट हैं
जहाँ की कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, और वो पार्टी जो हैं उनमें से एक तो इंडिया अलायंस का पार्ट है भी नहीं, जैसे कि जो हनुमान बेनीवाल जी की जो सीट है नागौर से, और जो दूसरी वाली सीट है CPIM, उसका भी औचित्य मुझे तो कतई समझ में नहीं आ रहा। राजस्थान में अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो ज़्यादातर लोग सिर्फ कमल का चिन्ह और हाथ का चिन्ह पहचानते हैं, और दूसरे जो स्टेट्स हैं जहाँ पे इनके ज़्यादा बड़े गठबंधन हुए हैं, वहाँ पे शायद अगर साथ में मिलके ऐसा कुछ किया जाता तो शायद उसका ज़्यादा औचित्य होता। परंतु अगर राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात करी जाए तो कुछ प्रश्न हैं जो मुझे लगता है कि इस मैनिफेस्टो से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसे कि हाल ही में जिस तरह से सुनील शर्मा जी को टिकट दिया गया और उसके बाद काट दिया गया, मेरा ये प्रश्न है, मैं आज इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैं सुनील शर्मा जी को मैंने काफ़ी टाइम से फॉलो करा है, और मैंने देखा कि बेसिकली उनको टिकट दिया गया और उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया, और उसका कारण ये बताया गया कि उनका जो जयपुर डायलॉग से संबंध है। आखिर जयपुर डायलॉग्स क्या है? एक ऐसा पटल है जहाँ पे कि हर प्रकार के व्यक्ति आके राजनीति के ऊपर, धर्म के ऊपर, मजहब के ऊपर हर तरह के विचार प्रकट करते हैं। तो सुनील शर्मा जी जो हैं वो एक सेक्युलर विचारधारा के सज्जन व्यक्ति हैं, जो अकेले ही नहीं, उनका समस्त परिवार पीढ़ियों से कांग्रेस को समर्पित रहा है। तो यदि ऐसा बाद में कोई कंट्रोवर्सी, पहले कोई कंट्रोवर्सी टिकट देने के बाद हो भी गई, तो क्या उसके बाद ये चेक नहीं करना चाहिए? आपको लगता है कि राजस्थान को अगर चुना गया है तो ये सब सवाल भी उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे। प्रदीप जी इस पर एक जवाब मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड कर देता हूँ, फिर ये साथ में जवाब दे देंगे। ये इंडिया अलायंस इनका है, जहाँ पे यूपी में इनका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। कल मुख्तार अंसारी जी की डेथ हो गई, और उस पे वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है। कई निर्दोष लोगों की हत्या उन्होंने की है। उन्होंने टेररिस्ट के लिए आर्म्स रखे थे, और उसके ऊपर समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया कि उनकी उनके साथ सांत्वना है और उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी उनने। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस भी इसमें उनके साथ है? प्रदीप जी, देखिए, जहाँ तक बात आपने ये उत्तर प्रदेश के जो नेता की जो मौत जेल में हुई है, सवाल इस बात का है कि जेल में मौत कैसे हुई है। सवाल यह है कि उनकी उम्र अभी 63 साल की उम्र थी, और जिन स्थितियों में उनकी मौत हुई है, चर्चा का विषय ये है वो अपराधी थे, अपराधी साबित हुए हैं, उनको सजा हुई है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन सवाल यह है कि जेल में संज्ञात में मौत होने का कारण यूपी में क्यों है कि जितने भी अल्पसंख्यक नेता या वहां जो लोग जेल में बंद रहे हैं उनकी हत्याएं हुई हैं या उनका एनकाउंटर हुआ है, तो सवाल इस बात का नहीं है कि उसको सजा हुई नहीं हुई, वो अपराधी थे, अपराधी उनको कोर्ट ने माना है, लेकिन जेल में उनकी मौतें संताप रूप से हो रही हैं, प्रश्न चिन्ह उस पर लगा है। बात व्यवस्था की है, बात व्यवस्था की है। अब दूसरी बात अब मेरी बाकी बात सुनिए। जिस तरह की बात आपने कही है, राजस्थान में आपने कहा कि गठबंधन की बात, हाँ बिल्कुल है, हमने 3 सीटें गठबंधन दी है, और गठबंधन हम निभा रहे हैं। राजस्थान हो चाहे देश में हमने गठबंधन के साथ राजनीति करने का फैसला किया है, और हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी देश में मतों का विभाजन करके जातीय आधार पर, सांप्रदायिक के आधार पर वो वोटों को बांट करके सत्ता में आती है। इस बार इस बात को विपक्ष और गठबंधन और कांग्रेस ने समझा है कि इसी बिखराव को अगर हम संयोजन कर लें, इसको मिलकर के लड़ लें, तो जो वोटों का बिखराव है जिससे बीजेपी निकल के आती है, इस बार उसको चुनौती दी जाए। और इस चुनौती का परिणाम आप देख रहे हैं कि किस तरह से भाजपा का नेतृत्व बौखला रहा है, किस तरह से विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर रहा है, किस तरह से विपक्षी पार्टियों के अकाउंट्स को फ्रीज कर रहा है। आप देखिए कि अभी जो स्टेट बैंक में इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो ब्यौरा आया, उसमें 1400 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिलते दिखाई दिए। तो इनकम टैक्स ने पेनल्टी को रेगुलेट करते हुए 1700 करोड़ का नोटिस कल दिया है। मतलब पार्टी के पास जो फंड अवेलेबल है उन पर भाजपा की जो नजर है उसको इनकम टैक्स के माध्यम से लेने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता अभी तक आए नहीं, वरना वो अपनी बात इस पर रखते और इस पर जवाब देते। लेकिन प्रदीप जी बातचीत नहीं करना चाहते, उनको जिंदा नहीं रहना चाहते। किस तरह के लोग चाहते हैं? प्रदीप जी, लेकिन आप बार-बार एक बात लोकतंत्र चाहते हैं, आप बस नहीं, विपक्षी पार्टियों को प्रदीप जी सवाल भी सुनिए, सवाल भी सुनिए। आप राजनीति का क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं? ठीक है प्रदीप जी, कांग्रेस और आप भी सवाल उठाते रहे हैं, और कांग्रेस भी लगातार सवाल उठाती है और बार बार ये कहती है कि बीजेपी बौखला गई है।
बीजेपी एक तरफ तो 400 पार की बात करती है, एक बार फिर मोदी सरकार की बात करती है, इस बार हैट्रिक जीत की लगाने की बात करती है, राजस्थान में 25 की 25 सीट जीतने की बात करती है, तो केंद्र में भी तीसरी बार लगातार अच्छे बहुमत के साथ, मजबूती के साथ सरकार बनाने की बात कर रही है। आप लोग कह रहे हैं कि बौखलाई हुई है, डरी हुई है, किस बात से डर है? तो कि विपक्षी एकता से, विपक्षी एकता से 40 दलों के साथ समझौता कर रहे हैं, क्यों लोगों को तोड़ रहे हैं, क्यों कांग्रेस को लेकर पार्टी में, अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स और उन माध्यमों से दबाव डालकर आप कांग्रेस के नेताओं को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ले रहे हैं। अगर आपका 400 का बहुमत है तो फिर ये तोड़फोड़ क्यों हो रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। छोड़ के तो आपके लोग जा रहे हैं ना। अगर आपका कोई साथी छोड़ेगा तो फिर वो और जाएगा बीजेपी में, तो क्या वो दरवाजा बंद कर लेंगे? सवाल प्रकृति है कि अगर वो आश्वस्त है कि 400 सीटें उनको मिल रही है, तो फिर वो राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? क्यों वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं? क्यों इनकम टैक्स का उपयोग कर रहे हैं? ठीक है, एकलव जी इसका जवाब आपसे ले लेते, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता है नहीं। ठीक है, चलिए प्रदीप जी जवाब लेंगे। प्रदीप जी, एकलव जी इसका जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि अगर ये बार बार कह रहे हैं कि दबाव की राजनीति है, दबाव की वजह से, तो जो बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस के दिग्गज चेहरे ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, और ऐसा नहीं सबको टिकट दे दी गई है, लेकिन शामिल हो गए, उस परिवार के साथ है, कहीं कैंडिडेट को समर्थन कर रहे हैं, कहीं पर उनको टिकट दी गई है, तो क्या वाकई में सिर्फ दबाव की वजह से सबके सब आए हैं, या अपने भविष्य के मद्देनजर कि हमें कहां पर फायदा हो सकता है, उस लिहाज से यहाँ पर ये जो पार्टियों का फेरबदल होता है, पार्टियों में बदलाव होता है, या फिर इधर से उधर होते हैं नेता? श्वेता जी, क्या है कि इस सवाल में ही आपने इस प्रश्न का थोड़ा सा जवाब भी दे दिया। जैसे कि आपने कहा कि बीजेपी तो नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार। अब ये कांग्रेस के नेता क्यों छोड़ के जा रहे हैं बीजेपी में, इसका कारण भी उनका एक नारा है, उनमें भी एक नारा चल रहा है, अब की बार 40 की दरकार। सच्चाई यह है कि कोई भी राजनीतिज्ञ जब राजनीति में आता है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो समाज में अपनी विचारधारा को लेके जाना चाहता है, या उसका पर्सनल करियर गोल्स होते हैं, और अगर वो वाकई सिर्फ जनता की सेवा भी करना चाहता है तो सेवा करने के लिए भी उसे एक अपॉर्चुनिटी या अवसर चाहिए होता है। और यदि किसी पार्टी में उसे दिखाई दे रहा है कि वो पावर में नहीं आएगी, उसके सिंबल पे वो जीत नहीं पाएगा, तो वो अवसर उसे प्राप्त होगा कैसे? आज प्रताप सिंह जी, जिनको कि अब जयपुर का कैंडिडेट, लोकसभा प्रत्याशी टिकट बदलकर घोषित किया गया है, आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, आश्चर्यजनक स्टेटमेंट, कि मैं तो ये टिकट चाहता ही नहीं था। 2 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर मैं ये चुनाव हार गया तो ये मेरा दी एंड है। उससे कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आप पार्टी को मत देखिए, आप कैंडिडेट को देखिए, वो क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को नहीं देखना चाहिए। तो ये सारे कारण हैं कि कांग्रेस से अब उनके नेताओं को भी ऐसा लग रहा है कि इस सिंबल पे हम लड़ेंगे तो हमारी नैया ना तो पर्सनली और ना चुनाव में चुनावी जीत के तौर पे पार लगेगी। और यही वजह है कि ये बदलाव चाहते हैं और इसलिए वो बीजेपी के साथ आ रहे हैं। विकास सोमानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। स्वागत है विकास जी। हालांकि थोड़ी देरी से आप विकास जी, लेकिन सवाल सबसे पहले तो यही है, क्योंकि शंखनाद की बात हम कर रहे हैं, बीजेपी ने भी यहाँ पर कार्यक्रम तय कर दिया। अब अमित शाह की हम बात कर ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, कितने अहमियत रखेंगे इनके दौरे राजस्थान में? क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, कैंडिडेट चाहते हैं कि वो आए, उनके लिए प्रचार करें। देखिए श्वेता, और कितनी तैयारी बीजेपी की इसे लेकर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी, वो पूरे भारत में आम जनता को इस बात का भरोसा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और इसी बात के लिए आम जनता भी इस बात का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी ज्यादा आम जनता इस बात का वो उत्साह बनाए रखती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए। और प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 में कहा वो पूरा किया, 2019 में कहा वो पूरा किया, कि जो कहते हैं जो करते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र न होकर और संकल्प पत्र होता है, कि इसमें संकल्प लिया जाता है कि इस वादों को पूरा करना है जो जनता के साथ किए गए हैं। अब राजस्थान के विषय में जब हम आते हैं तो राजस्थान में आप देखें कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपनी चुनाव रैली के दौरान कहा था
कि चाहे पेपर लीक माफिया हो, चाहे भ्रष्टाचार से जुड़े माफिया हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने शपथ ग्रहण होने के बाद ही तुरंत SIT का, एंटी गैंगस्टर का गठन किया। तो आप ये मान के चलें कि जिस तरह कांग्रेस के जो घोषणा पत्र था 2018 का राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, उसमें 400 से लगभग वादे थे, उनमें से 10% वादे भी पूरे नहीं किए। वहीं आम जनता इस बात का भरोसा व्यक्त करती है और जताती है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है कि मोदी, ये 2 अक्षर है, 2 अक्षर ही अपने आप में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वार्ता के दौरान भी कहा था कि मोदी शब्द अपने आप में एक नारा बन गया, क्योंकि ये उन भरोसे का नारा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी होती है। और भारतीय जनता पार्टी को जो कमल के फूल पे, विचारधारा पे जो वोट है, और जिस संदर्भ में अब लोकसभा चुनाव है और जो वादे हैं वो वादे पूरे करने हैं, जो अब तक जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो वादे किए पूरे किए हैं, और आने वाले समय में भी आप ये बात को विश्वास आम जनता जानती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित संकल्प लेकिन आप, ठीक है, देखिए अब ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात होती है। आप लोग कह रहे हैं कि 10 साल में जो विकास हुआ, 2014 में जब सरकार बनी, फिर 2019 में जो सरकार बनी, और मैंडेट भी उससे ज्यादा ही मिला, बहुमत उससे ज्यादा मिला, जनता ने भरोसा जताया। आपको लगता है कि इन 10 साल के कामों के मद्देनजर ही जनता भी खुश है इन कामों से, और 2024 में भी कमान सौंपेगी? क्योंकि कांग्रेस बार बार ये कहती है कि जो वादे किए वो पूरे नहीं किए गए हैं। दूसरी बात, अभी कुछ देर पहले ही प्रदीप जी कह रहे थे कि दबाव की राजनीति कर रही है, बौखलाई हुई है बीजेपी, और इसलिए इनके लोगों को तोड़कर अपने साथ शामिल कर रही है, क्योंकि हार का डर है, या फिर जिस मैंडेट की बात कर रहे हैं 400 के पार, उसको लेकर शायद भरोसा नहीं है। श्वेता, आज आप देखें, चाहे नगर पालिका चुनाव हो, चाहे नगर परिषद में हो, चाहे नगर पालिका के चेयरमैन बने हुए हो, आज अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। अभी हाल ही में टोंक जिले में देवली नगर पालिका के चेयरमैन 100 से अधिक लोगों के साथ और 10 कांग्रेस के पार्षद वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, और माननीय अरुण चतुर्वेदी जी ने वहां उनको सदस्यता ग्रहण करवाई। इसी संदर्भ में आपको कहना चाहूंगा कि पूरे समस्त भारत में लगभग ये 80,000 से 1 लाख के लगभग आंकड़ा पहुंचने वाला है, जो अन्य पार्टियों से भी आ रहे हैं, कांग्रेस से आके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय और देश हित की विचारधारा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रबल होती जा रही है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा विशेष रूप से, कि हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस के ही सभी साथी या कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कई IAS, कई IPS, कई समाज सेवी, बड़े बड़े समाज सेवी मान लें आप, जो भी लोग जो समाज सेवा में सक्रिय हैं, या चाहे वो अपने सर्विस के दौरान हैं, कई IAS IPS भी हैं, तो इस बात को महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो देश हित और राष्ट्र हित के प्रति लगातार कार्य कर रही है। प्रदीप जी, अब जिस तरह से कांग्रेस को लेकर आपने कही थी कि हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं, दबाव की राजनीति, लेकिन अगर राजनीति से इतर भी लोग जुड़ रहे हैं तो कोई तो वजह होगी। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव है, या सब कुछ नकारात्मक है, बुरा है, और इसलिए हर कोई अगेंस्ट में है। श्वेता, कल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे रिपोर्ट आई है, उसमें हिंदुस्तान के बारे में खबर यह है कि 82% जो युवा हैं उनके पास रोजगार नहीं है, और उसको भी उन्होंने कैटेगराइज किया है। अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात जो नजर आ रही है कि पिछले 3 साल के दौरान उस सर्वे में बात इंगित करती है कि जो सर्विस सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जो सेगमेंट थे जिन पर मार्केट बढ़ रहा था, सर्विस सेक्टर था और कॉरपोरेट सेक्टर था, उसमें युवाओं का प्रतिशत 5 साल पहले बढ़ा था, क्योंकि ग्रोथ आई तो वो अपॉर्चुनिटी भी आई। लेकिन पिछले 5 साल में 18 के बाद से ताज्जुब इस बात का है कि जो युवा 42% इन सेक्टर्स में था वो बढ़कर के 60% हो गया, और वो युवा अब खेती की तरफ लौट रहा है। तो ट्रेंड क्या आ रहा है कि देश में हालात जो है वो इसलिए बदतर हैं कि लोग जो शहर में आया था, जो युवा शहर में आया गांवों से, वो गांवों में रोजगार जब की संभावनाएं कोरोना के टाइम में बंद हो गई, तो वो युवा वापस गांव में लौट रहा है और खेती पर जाकर वो निर्भर कर रहा है। अब सवाल ये, खेती की प्रॉब्लम ये है कि ना तो MSP मिल रहा है, ना खेती में उपज बढ़ती है तो किसान की आय गिर जाती है, उसकी आमदनी नहीं बढ़ती है। अगर उपज बढ़ती है तो उसका नुकसान होता है, क्योंकि भाव नहीं बढ़ते तो सस्ते में उसको फसलें फेंकनी पड़ती हैं। तो युवा आप समझिए कि सर्विस सेक्टर से, कॉर्पोरेट सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर से लौट रहा है गांवों में। इसका मतलब क्या है कि आज शहरों में जो रोजगार की संभावनाएं थी, जो सर्विस सेक्टर हो, जितने भी सेगमेंट थे, उनमें वो संभावनाएं खत्म हो रही हैं। इसलिए लोग प्रदीप जी, और खेती में उनको लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि MSP आप नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बेरोजगारी है समस्या, लेकिन एक लव जी जो बात अभी उन्होंने कही, क्लेम्स करना एक बात होती है, लेकिन इन सब चीजों को डेटा से सब्सटैंशिएट करना पड़ता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPF, तो EPFO का डेटा ये बताता है कि पिछले
10 वर्षों में करोड़ों में एम्प्लॉयज बढ़े हैं। भाई कंपनी किसके लिए जमा करा रही है? अगर रोजगार पैदा ही नहीं हुआ तो ये ईपीएफओ के अकाउंट्स बढ़ कैसे गए? खैर, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जो मेरे विचार में आज की डेट में जो कांग्रेस के नेताओं और बीजेपी के नेताओं में, या मैं कहूंगा कि नेतृत्व में जो फंडामेंटल डिफरेंस है आगामी लोकसभा चुनाव को लेके, वो ये है कि एक तरफ जनता को वो मोदी जी दिखाई दे रहे हैं जो आत्म कल्याण से पहले लोक कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ जैसा कि आपने कहा, यहां पे बड़े बड़े नेताओं को कहा गया कि आप मैदान में उतरिए, चुनाव लड़िए, उन्होंने मना किया, तो वहां पे ये एक सिग्नल है कि उनके लिए आत्म कल्याण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जनता सब समझती है। विकास जी, जो बात अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कहना चाह रहे थे साथी, कि लोग अधिकतर जो गांव में, आज गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत हुआ है, चाहे वो सड़क के मामले में लें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, और बिजली आप देखें, घर घर शौचालय की जो सुविधा उपलब्ध हुई है, वो गांव नहीं रह गए, उनमें इतना विकास हुआ है कि लोग आने से भी कतरा नहीं रहे हैं। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने जो आपको डाटा उपलब्ध कराया है और जिस तरह का जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के समय में कांग्रेस के पास न तो कोई एजेंडा बचा है, न कोई मिशन बचा है, इनके पास एक ही मिशन है, माननीय मोदी जी के लिए कहना और मोदी जी के लिए बोलना और मोदी जी के लिए बात करना। तो आप ये देखिए, कोई जनता भली बात समझ रही है, इतनी योजनाएं हैं, जितनी आप देखें कि मैं गिनाऊंगा तो शायद काफी समय लग जाएगा। उज्ज्वला योजना ले ले, जहां हजारों खत्म हो रहा है कि कमेंट आप सबसे जरूर चाहेंगे इन रैलियों को लेकर, क्योंकि अब जनसभा के जरिए ही आगाज हो चुका है, एक तरह से शंखनाद हो चुका है, क्योंकि तैयारियां तो सब कर ही रहे थे, लेकिन अब जनता के बीच में जिस तरह से आएंगे पब्लिकली, खासतौर से स्टार प्रचारक, तो विकास जी कितना प्रभावी ये रहेगा, कितना असरदार जनता के ऊपर रहेगा? बीजेपी किस तरह से तैयारी कर रही है? देखिए श्वेता, भारतीय जनता पार्टी अनवरत रूप से कार्यकर्ता के साथ और आम जनता के साथ लगातार जुड़ी रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आप राजस्थान के दौरे गिनेंगे, माननीय अमित शाह जी के आप राजस्थान के दौरे गिनेंगे, तो आपको एहसास होगा कि वो आम जनता से इतने जुड़े हुए हैं, हर बात से जुड़े हुए हैं, भावनाओं से जुड़े और हर वादों से जुड़े हुए हैं। तो आप स्टार प्रचारक जो है, वो एक बात है कि चुनाव की कैंपेनिंग होती है और उस तरह से चलना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनवरत रूप से किए गए वादों को पूरा करने के लिए आम कार्यकर्ता के साथ, आम जनता के साथ तत्पर रहती है। चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ सांसद श्री सीपी जोशी साहब हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, आप देखिए कितने दौरे हुए, कितने जनता से मुखातिब हो गए, उन्होंने अलग अलग सम्मेलनों के माध्यम से आम राय को जानी है, सुझाव को जाना है, और उन वादों में, उन संकल्प पत्र, उन घोषणा पत्र में उन सब वादों को पूरा करना। लेकिन प्रदीप जी, अब जब जनसभा के दौरान जनता के बीच में मैनिफेस्टो जारी रहेगा, तो इसका असर जनता के बीच में किस तरह से पड़ेगा? क्या वाकई में सुझाव लेने के साथ इस मैनिफेस्टो को तैयार किया गया है और ध्यान रखा गया है जनता का? श्वेता, इस बार एक विशेष बात यह होनी है कि इस देश का मतदाता ये तय करेगा कि सरकार कैसी हो। इस बार राजनीतिक दलों की कोई महत्ता इसलिए नहीं है कि उनके प्रति विश्वसनीयता लोगों में खो चुकी है, और जो बात हो रही है जिसमें सबसे बड़ी बात जो लोगों की प्राथमिकताएं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, जो ये प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं पर चुनाव होगा। इस बार राजनीतिक प्राथमिकताएं नहीं है लोगों की, और लोग चुपचाप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मसला हो, विरोधी पार्टियों के फ्रीज अकाउंट करने का मसला हो, विपक्षियों को दबाने का मसला हो, लोगों की मूलभूत आवश्यकता की बात हो, तो अब पॉलिटिकल पार्टीज की कोई प्राथमिकता नहीं रह गई है। लोग अब मतदाता अपनी प्रायोरिटी पर इस बार देश का भविष्य तय करेगा, और आने वाले समय में मतदाता ही असली मालिक होगा जो तय करेगा कि देश किस तरफ जाए। ठीक है एकलव्य जी, मुद्दे तो बहुत होते हैं चुनाव के दौरान, लेकिन चुनाव के नजदीक आते आते ये सब गौड़ हो जाते हैं। अब जनता के वाकई में इलेक्टोरल बॉन्ड को ध्यान में रखेगी, पॉलिटिकल पार्टीज के जो अकाउंट सीज किए गए उसे ध्यान में रखेगी, क्या ये अहमियत रखेगा वो वोट कास्ट करने के लिए? क्योंकि शुरुआत तौर पे तो बहुत मुद्दे बनते हैं, लास्ट में जनता का जैसा विचार होता है वो कोई समझ नहीं पाता, और यही वजह है कि परिणाम जो सोचा जाता है उससे भी और ज्यादा इतर आते हैं। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि एक आम भारतीय वोटर बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और वो सोच समझ के वोट देगा, इन सारे मुद्दों पर वो विचार करेगा। परंतु राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो यहाँ पे वाकई में 3-4 कुछ ऐसी सीट हैं जहाँ पे कि मैं समझता हूँ कि फाइट है, इंक्लूडिंग जोधपुर, चूरू की सीट है, नागौर की सीट है, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि फाइट है। परंतु जैसा कि आपने बताया, अब रैलीज और प्रचार जोर से शुरू होगा, तो बीजेपी के जो सबसे बड़े फेसेस हैं, मोदी जी, अमित शाह, हिमांता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, ये सब आएंगे, तो इससे तो इम्पैक्ट होगा ही। परंतु सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो होगा जब भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी यहाँ आएंगे, जो कि सुनिश्चित करेंगे कि भाजपा को यहाँ पे 25 की 25 सीट मिले। स्टार प्रचारक उनके, मैं तो मानता हूँ, भाजपा का मैं नहीं कह सकता। यानी आपको ऐसा लगता है
है कि 100% वही सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पे 25 की 25 सीट भाजपा को आए। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, शंखनाद तो दोनों ही पार्टियों से हो चुका है और यही वजह है कि नामांकन एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ अब पूरा कार्यक्रम यहाँ पर तय है। डिमांड बहुत ज्यादा है स्टार प्रचारकों की, खास अहम चेहरों की, और यही वजह कि कार्यक्रम भी तय हो रहे हैं। फिर बीजेपी हो या कांग्रेस, अब देखना होगा कि जब ये जनसभाएं होंगी, जब रैली होंगी, जब स्टार प्रचारक जनता के बीच में जाएंगे, जब अपनी बात रखेंगे, जो वादे करेंगे और जो मैनिफेस्टो सामने आएगा, उन वादों के आधार पर जनता किस तरह से साथ देती है, किसके साथ जाती है, क्या वाकई में कांग्रेस को इस बार मौका मिल सकता है खुश होने के लिए, वजह मिल सकती है, कुछ सीटें जीत सकते हैं, या फिर बीजेपी जो दावे कर रही है कि इस बार भी हैट्रिक लगाएगी और तीसरी बार भी 25 से 25 सीटें जीत कर आएगी। जनता तय करेगी और जनता के बीच में ये सभी महारथी अब पहुंच रहे हैं। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।